स्वागत आप सबका आज की हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगली क्लास में। सीए फाउंडेशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जितने प्रोविजंस हैं आप सबको याद दिलाऊं कि उसमें हम ऑफर और एक्सेप्टेंस पढ़ चुके हैं। रूल्स रिगार्डिंग ऑफर और रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस हमने कर लिया है। उसके बाद आपको ये भी मैं याद दिलाऊं कि हम कुछ केस लॉज पढ़ रहे थे और उन केस लॉज में टोटल 10 केस लॉज हैं। कुल 10 कहानियां हैं ऐसी जो अदालतों तक पहुंची। ऑफर और एक्सेप्टेंस से संबंधित जितने केस आज तक अदालतों में हुए 1872 से लेकर आज तक 1872 से आज तक, उसमें से केवल 10 ऐसे केस हैं दोस्तों जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने स्टडी मटेरियल में अपनी बुक्स में रखे हैं। तो उन 10 केस लॉज को पढ़ने का सिलसिला हमारा आज भी जारी रहेगा। और आइए शुरू करते हैं केस लॉ की अगली कड़ी में हमारा चौथा केस लॉ। पिछली मुलाकात तक, पिछली क्लास तक मैं आपको 3 केस लॉज करा चुका था। आइए आज हम शुरू करते हैं चौथे केस लॉ से। 2 बातें मैं फिर याद दिला दूं आपको। मैं वैसे बहुत कुछ आपको याद दिलाता रहता हूं, लेकिन ये 2 बड़ी बातें आज शुरुआत में आप याद कर लीजिए कि पहला, हर केस लॉ आपको एक शिक्षा देती है। जिस केस लॉ की शिक्षा को आप मेरे साथ नोट जरूर करेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ी लाइन नहीं होती, 1-2 लाइनों में वो शिक्षा हमें समझ आ जाती है। हर केस लॉ हमें किसी न किसी रूल पर आधारित होकर अपना जजमेंट बताता है। भाई अदालत में कोई इशू पहुंचा, अदालत में कोई डिस्प्यूट पहुंचा, अदालत में कोई झगड़ा पहुंचा, तो जब उसका फैसला हुआ होगा तो किसी न किसी रूल के आधार पर हुआ होगा। तो वो रूल मोरल ऑफ द स्टोरी हो जाता है, वो रूल बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो जाता है, वो प्रिंसिपल बन जाता है जिसके आधार पर इस केस लॉ का फैसला हुआ। तो आपको मेरे साथ ये जब बचे हुए आप 7 केस लॉ पढ़ेंगे तो 7 केस लॉ पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि वो 7 प्रिंसिपल हमें पता चल जाएं, वो 7 नियम हमें पता चल जाएं जिनके आधार पर इन केस लॉज का फैसला हुआ। दूसरी बात, मैंने आपसे कहा था कि जब केस लॉज पूरे हो जाएंगे तो हम ऑफर और एक्सेप्टेंस से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, सीए फाउंडेशन में जो सवाल आए हैं आज तक, एक बार हम उनको देखेंगे, उनके सवालों को पढ़कर समझेंगे कि अच्छा ऐसा सवाल आता है पेपर में, अगर ये आता है तो हम उस प्रकार से तैयारी भी अपनी कर पाएंगे। तो आज जब हम 10 के 10 पूरे केस लॉस खत्म कर लेंगे, जब सारे केस लॉस कंप्लीट हो जाएंगे, तब उसके बाद हम सीए फाउंडेशन में जो आज तक ऑफर और एक्सेप्टेंस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आए, याद दिला दूं आपको कि ऑफर और एक्सेप्टेंस बहुत छोटे छोटे 2 टॉपिक थे जो हमने अभी पढ़े हैं। इसका मतलब आप ज्यादा उम्मीद मत करिएगा कि 50-60 सवाल होंगे ऑफर और एक्सेप्टेंस पर, बहुत लंबी हमें प्रैक्टिस करनी होगी, वो भी करेंगे, लेकिन सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस नाम के 2 मासूम से टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन आया होगा अब तक, वो हमें अभी करके देखना है। फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं केस लॉस की। देखिए ये वाला जो केस लॉ था, पहला कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, हम कर चुके थे। दूसरा केस लॉ था हमारा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जिसमें वो नेफ्यू खो गया था। तीसरा हमारा केस लॉ था बाउल्टन वर्सेस जोन, जिसमें बिजनेस बिक गया था और ग्राहक ने ये सोचा ही नहीं था कि बिजनेस बिक गया, उसने तो पुराने मालिक से सामान खरीद लिया और फिर बाद में पे करने से मना कर रहा है। ये सब कहानी आपको याद होगी। अब आइए हमारे सामने है हार्वे वर्सेस फैसी। ये जो अगला केस लॉ हमारे सामने है, इस केस लॉ की कहानी पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उस कहानी को पढ़ने के बाद वो रूल समझेंगे कि किस रूल पर आधारित ये फैसला हुआ होगा। ध्यान से देखिएगा। इन द गिवन केस, नजर आ रहा है ना आपको, इन द गिवन केस द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का मतलब होता है शिकायतकर्ता। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? पर्सन हु फाइल्ड कंप्लेंट, वन हु फाइल्ड कंप्लेंट। भाई आप सोचो, अदालत में मामला लेकर कोई तो जाता होगा, अदालत में मामला लेकर कोई आदमी तो पहुंचेगा और जज साहब को बोलेगा, जज साहब दुहाई हो, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। तो वो व्यक्ति जो पहले केस फाइल करता है उसे प्लेंटिफ कहते हैं, शिकायतकर्ता। अच्छा, जो दूसरा पार्टी होता है जिसके खिलाफ हम शिकायत कर रहे हैं, वो अपने आप को बचाने का प्रयास करता है, उसे बोलते हैं डिफेंडेंट। वो डिफेंस में अपने बातें रखता है तो उसे क्या बोलते हैं? डिफेंडेंट। देखिए, in the given case the plaintiff through a telegram asked the defendant 2 questions. defendant समझ गए आप? defendant मतलब against whom case was filed, जिसके खिलाफ केस किया गया।
तो जिसके खिलाफ दोस्तों केस हुआ वो तो अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करेगा ना, वो तो अपने डिफेंस में बातें करेगा, इसलिए उसे डिफेंडेंट कहते हैं। देखिए, आज कोई नया नियम नहीं सीखना है हमें, आज कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं समझना, आज पुराने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर इतना बड़ा पीएचडी का आपको आज ऑपरेशन करना है कि आप सब कुछ समझ जाएं कि आज तक आपने क्या पढ़ा था वो एग्जाम में कैसे आता है। आज आपकी मेन परीक्षा से पहले एक और परीक्षा है जिसमें आप ये देखेंगे कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो हम उसे किस प्रकार प्रस्तुत करेंगे। फिलहाल आपके सामने था दो नाम, एक प्लेंटिफ और एक डिफेंडेंट। प्लेंटिफ मतलब वो आदमी जिसने शिकायत करी और डिफेंडेंट मतलब वो आदमी जिसने बचाव करा। ध्यान से देखिए, इन द गिवन केस द प्लेंटिफ थ्रू अ टेलीग्राम आस्क्ड द डिफेंडेंट 2 क्वेश्चंस। मतलब ये हुआ कि किसी ने किसी को 2 सवाल पूछे, किसी ने किसी को 2 सवाल पूछे और 2 सवालों के बाद जो हुआ वो हुआ, लेकिन उसने केस कर दिया, इसलिए उसका नाम प्लेंटिफ हो गया। तो कहानी कुछ इस प्रकार दोस्तों आगे बढ़ती है कि प्लेंटिफ ने, शिकायतकर्ता ने कहानी के अंदर 2 सवाल पूछे थे उससे जिस पर हमने केस कर दिया है, 2 क्वेश्चंस। और वो 2 क्वेश्चंस क्या क्या है जरा देखते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, विल यू सेल अस बम्पर होल पेन। सवाल सुनिए आप, पहला सवाल है कि क्या ऑफर है एक प्रकार का कि क्या तुम हमें बम्पर होल पेन नामक कोई पेन होता होगा वो बेचोगे या नहीं बेचोगे। अच्छा, टेलीग्राम याद है ना आपको, एक टेलीग्राम होता है चिट्ठी जल्दी पहुंचाने का। आज की सदी में तो कोई टेलीग्राम इस्तेमाल नहीं करता, पोस्ट ऑफिस ने तो शायद उसे बंद भी कर दिया। टेलीग्राम यूं समझ लीजिए कि पुराने जमाने का ईमेल होता था, अभी भेजो थोड़ी देर में पहुंच जाता था। तो हमने विल यू सेल अस बम्पर होल पेन करके टेलीग्राम भेजा, और टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस। और दूसरा सवाल हमने क्या पूछा कि अगर बेचोगे या नहीं बेचोगे वो अलग बात है, लेकिन हमें जरा कम से कम वाला कैश प्राइस बताओ। 2 सवाल हमने पूछे कि पहला सवाल क्या हमें बेचोगे और दूसरा कम से कम कितने में बेचोगे। आगे अगर पढ़ोगे तो गलती आपकी होगी, सवाल को अभी, कहानी को अभी, केस लॉ को अभी, पैराग्राफ को अभी, स्टोरी को अभी आगे नहीं पढ़ना। आप अगर मेरा साथ छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा, प्लीज मेरा ख्याल रखिए थोड़ा सा, साथ साथ कहानी मिलकर पढ़ेंगे, मुझे अकेला न छोड़ें आप। जहां तक मैंने पढ़ा है सिर्फ वहीं तक आप प्लीज पढ़िए। लाइन देखिए, 2 सवालों पर आकर अटक गई। शिकायतकर्ता ने 2 सवाल पूछे थे बचावकर्ता के सामने। पहला सवाल था, विल यू सेल अस बम्पर होल पेन, क्या तुम मुझे बम्पर होल पेन बेचोगे, हाँ या ना बताओ। दूसरा सवाल था कि मिनिमम प्राइस बताओ जितने पर बेचोगे। ठीक सही। द डिफेंडेंट रिप्लाइड थ्रू टेलीग्राम, जवाब क्या आया देखिए जरा। रिप्लाइड लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर होल पेन इज 900 पाउंड या स्टर्लिंग, जो उस जमाने का। इसका मतलब ये देखिए कि जो 2 सवाल गए थे, पहला क्या तुम बेचोगे और दूसरा सवाल मिनिमम प्राइस क्या है, लोएस्ट प्राइस क्या है, उसमें से जवाब केवल लोएस्ट प्राइस का आया। इस सवाल का जवाब ही नहीं आया, इस सवाल का जवाब ही नहीं आया, इस सवाल का जवाब ही नहीं आया कि बेचोगे या नहीं बेचोगे। गंभीरता से ध्यान से देख लीजिए कृपया, साफ साफ कहानी को पढ़िए। पहले जिसने सवाल पूछे थे उसने 2 सवाल पूछे थे, तो जिसने जवाब देने चाहिए थे उसने भी दोनों के जवाब देने चाहिए थे। कहानी ऐसी घूमी दोस्तों कि एक सवाल का जवाब तो आया कि भाई कैश प्राइस 900 है, लेकिन कैश प्राइस 900 के साथ साथ यह जवाब भी आना चाहिए था कि तुम बेचोगे या नहीं बेचोगे। प्लेंटिफ सेंट अनदर टेलीग्राम स्टेटिंग वी एग्री टू बाय। खरीदने वाला कह रहा है अच्छा मैं खरीदने को रेडी हूं। अरे तो तू ये बता, तू खरीदने को रेडी है तो उसने बेचने को हाँ कब करा अभी। ये है पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। प्लीज कहानी को कहानी की तरह से समझिएगा। अगर कहानी को गंभीर बन के सीखा आपने, समझा आपने, तो कुछ समझ नहीं आएगा। सिनेमा की कहानी बनाकर समझिए इसे। किसी ने किसी से 2 सवाल पूछे, किसी ने किसी से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल क्या पूछा, क्या तुम हमें पेन बेचोगे, प्रश्न संख्या 1। दूसरा सवाल, पेन कम से कम कितने का बेचोगे। जवाब देने वाले ने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया कि बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, हाँ मिनिमम प्राइस बता दिया कि 900 पे बेचते हैं हम, लेकिन तुझे बेचेंगे या नहीं बेचेंगे इसका जवाब कहां आया। तो खरीदने वाले को पहले जवाब का इंतजार करना चाहिए था कि वो बेचने को रेडी है या नहीं।
उसने पलटकर चिट्ठी लिख दी कि मैं खरीदने को रेडी हूं, आई अग्री टू बाय। ये गलत हुआ। खैर, however the defendant refused to sell the property at the price, बेचने वाले ने मना कर दिया। plaintiff ने केस कर दिया contending that they had made an offer to sell the property at 900 and they are bound by the offer। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना एक्सेप्टेंस के कोई आदमी बाउंड नहीं होता। पूरी कहानी को अगर आप कहानी के रूप में देखेंगे तो आपको गड़बड़ लगेगी। मैं आपको याद दिलाता हूं कि कहानी में हुआ क्या। बहुत अच्छे से एक बार समझने की कोशिश करिए कि ये है ए और ये है बी। इसने क्वेश्चन पूछे दो, पहला सेल करोगे या नहीं, और दूसरा करोगे तो कितने में करोगे। सेल का क्वेश्चन और प्राइस का क्वेश्चन, बेचोगे कि नहीं बेचोगे और बेचोगे तो कितने का बेचोगे। जवाब सेल वाले का नहीं आया, केवल प्राइस वाले का आया। तो आपने कैसे समझ लिया कि वो सेल करने को तैयार है? अब वो बेचने से मना कर रहा है तो आप कह रहे हो बेचने से मना क्यों कर रहा है। राइट, समझे आप? देखिए फैसला क्या हुआ। ये देखिए, mere statement of the lowest price is no implied contract to sell। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। मैं भी तो यही समझा रहा हूं बहुत देर से। लिखा हुआ होता है तो आप समझ जाती हो, भाई बता रहा आप सुन नहीं रहे। अरे उसने कहा कि सवाल का जवाब दो। मान लो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हो, क्या आप मुझे ये वाला, ये रहा पेन देखो, ये वाला पेन जिससे मैं लिख रहा हूं, आपने बोला ये पेन बेचोगे कि नहीं, एक सवाल। आपने मुझसे पूछा ये पेन कितने में बेचोगे, दूसरा सवाल। मैंने जवाब दिया कि ये 900 में बेचूंगा, लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुमको बेचूंगा कि नहीं। कल को तुम कहने लगे चलो मुझे बेच दो ये वाला पेन, मैंने कहा नहीं मैं नहीं बेचूंगा तुमको। तो आपने कहा आपने तो बताया था 900 में बेचते हो, तो मैंने कहा 900 में बेचता हूं, तुझे नहीं बेचूंगा, मैं आपको नहीं बेचूंगा, मैं मना कर रहा हूं आपको बेचने से। तो मेरे 900 वाला कीमत बता देने से मैं कोई बंद थोड़ी गया आपसे। अब ये कैलकुलेटर है सर, इस कैलकुलेटर का प्राइस आपने मुझसे पूछा कि ये कैलकुलेटर मुझे बेच दो, तो मैंने बोला ये कैलकुलेटर 350 रुपए का है। तो आपने बोला अच्छा कैलकुलेटर मुझे दे दो, तो मैंने कहा नहीं मैं आपको नहीं बेचूंगा कैलकुलेटर। अरे तो मेरा दिल, आप कह रहे हो कैलकुलेटर नहीं बेचना था तो प्राइस क्यों बताया? अरे मैंने बता दिया, मेरा मर्जी। किसी चीज का प्राइस हम ग्राहक को बताते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि बेचने के लिए बाध्य हो गए हम। अरे हमें लगा कि ये वाला सामान हमें इतने का नहीं बेचना चाहिए, हमने बेचने से मना कर दिया, बात खत्म। दुकान अपनी, सामान अपना, तो मर्जी अपनी तो चलेगी। इस कहानी में दोस्तों प्लीज देखने की कोशिश करिए। यहां पर ओहो अंडरलाइन कहां गया, एक मिनट दोस्तों, ये देखो जरा, थोड़ा सा इसे फिट कर देते हैं, सिस्टम इसका उड़ सा गया। ये देखो, अब इस कहानी के अंदर आप देखो, यहां पर दो सवाल पूछे थे ना हमने। पहला कि तुम बेचोगे या नहीं, विल यू सेल बम्पर होल पेन, और दूसरा कि लोएस्ट कैश प्राइस बताओ। ये दो सवाल जब हमने पूछे तो जवाब दोनों का आना चाहिए था कि बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, लेकिन जवाब कितने का आया? सिर्फ एक का। इस वाले का कि कैश प्राइस कितना है, 900। तो इसका मतलब सामने वाला कीमत तो बता दिया, सामने वाले ने ये तो बता दिया कि कितने का है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि मुझे बेचोगे कि नहीं बेचोगे, मुझे तुम खरीद पाओगे कि नहीं खरीद पाओगे। वो कह रहा नहीं मैं तो जबरदस्ती खरीदूंगा। अरे दुकान तुम्हारी थोड़ी है। ठीक है, तो जज साहब ने क्या फैसला सुनाया कि हाँ, प्राइस बता देने से कोई कॉन्ट्रैक्ट पैदा नहीं होता, प्राइस बता देने से कोई जिम्मेदारी पैदा नहीं होती। प्लीज देखिए आप, यहां पर क्या लिखा है, मियर स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट प्राइस, जो भी लोएस्ट प्राइस होगा वो बता देने से कोई कॉन्ट्रैक्ट की जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं होती। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, राइट, कि आप फंस गए। नो एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट जन्म नहीं लिया, राइट। तो अब आप बताइए क्या शिक्षा मिली जो मैं लिखकर यहां पर दिखाऊं। यहां पर आइए, यहां पर हमें क्या समझ आया, विदाउट एक्सेप्टेंस ऑन ऑफर, without acceptance on offer, no promise, agreement and contract take birth। Without acceptance on offer
एक्सेप्टेंस के बिना कोई प्रॉमिस, कोई अग्रीमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट जन्म नहीं लेता, कभी जन्म नहीं ले सकता। क्लियर हो गई जी बात आपको? पक्का क्लियर? चलो अब हम अपने अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस हमारा क्या है? बहुत प्यारा सा केस है, मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना, राइट। ये केस लो 5 की कहानी आपके सामने देखकर आपको अच्छा लगेगा। छोटी सी कहानी है, फैक्ट्स ऑफ द केस देखिए क्या है। हां जी, कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदने आया, मान लो आप ही की प्रॉपर्टी खरीदने आया वो, और आप उससे कहने लगे देख इससे नीचे नहीं बेचूंगा मैं। तो आप एक्सप्रेशन कर रहे हो कि बस इससे नीचे नहीं बेचूंगा मैं, तो सामने वाले को ऑफर थोड़ी कर रहे हो तू खरीद ले। अरे एक आदमी यूं ही आपस में बातचीत करते समय किसी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर पूछ रहा ये कितने की होगी बिल्डिंग? वो कह रहा मेरी तो है। आपने जिससे पूछा, आपने किसी अनजान आदमी से पूछा ये बिल्डिंग कितने की होगी, तो जिससे आप पूछ रहे थे ही हैपेंस टू बी द ओनर ऑफ दैट बिल्डिंग, वो बोला मेरी तो है, 5 करोड़ से कम में नहीं बेचूंगा। तो सामने वाला कह रहा मुझे बेच दो, ये ऑफर है, क्या मुझे ये बिल्डिंग बेचोगे? लेकिन वो जो ओनर कह रहा है मैं 5 करोड़ से कम में नहीं बेचूंगा, ये कोई ऑफर थोड़ी है, ये कोई एक्सेप्टेंस थोड़ी है, ये कोई एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस थोड़ी है। सिर्फ प्राइस बताना कोई ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता। खरीदने वाले को प्रश्न पूछना पड़ेगा क्या तुम मुझे ये बिल्डिंग बेचोगे, और बेचने वाला स्पष्ट रूप से हां करे कि हां मैं बिल्डिंग बेचूंगा, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस होते हैं। यहां पर आप देखिए ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जमीन के मालिक ने, प्रॉपर्टी के हकदार ने, प्रॉपर्टी के मालिक ने क्या कहा? दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट, वो स्वीकार नहीं करेगा क्या? लेस देन 6,000 फॉर इट, 6,000 रुपए से कम पर प्रॉपर्टी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, 6,000 से कम वो नहीं लेगा। उसने ये थोड़ी बोला तुम्हें बेचेगा, उसने ये थोड़ी बोला तुम्हें खरीदेगा। अब देखो आप, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी यही बताया था कि स्टेटमेंट जिसमें आप प्राइस बता देते हो डिड नॉट इंडिकेट एनी ऑफर बट ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। हमारे ऑफर और एक्सेप्टेंस के रूल्स में आपको याद होगा कि एक टॉपिक पढ़ा था आपने, ऑफर टू बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम सर्टेन थिंग्स विच सीम्स लाइक एन ऑफर बट दे आर नॉट ऑफर्स। दुकान में लगी हुई प्राइस लिस्ट आपको अट्रैक्ट करती है कि भाई ये सामान सिर्फ इतने का है, आ जाओ और खरीद लो। लेकिन प्राइस लिस्ट लगे होने से इसका मतलब ये नहीं होता कि दुकानदार और आपके मध्य में कोई समझौता या जिम्मेदारी पैदा हो गई। ऐसा कभी नहीं होता कि आप दोनों किसी जिम्मेदारी में फंस गए। द सिंपल सिनेरियो इज देयर शुड बी अ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ ऑफर एंड देयर शुड बी अ क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एक आदमी दूसरे आदमी से कह रहा है ये बिल्डिंग मेरी है, मैं 5 करोड़ से कम में नहीं बेचूंगा। अरे तो नहीं बेचेगा तो मत बेच, ये कोई ऑफर थोड़ी है। सामने वाला कह रहा अच्छा 5 करोड़ से कम में नहीं बेचोगे, मैं 6 करोड़ दे रहा हूं, बिल्डिंग मेरी हुई। पूछ तो लो एक बार, सवाल तो पूछो सामने वाले से। तो प्लीज केस लॉ क्या है, मैं बार बार आपको समझा दूं कि केस लॉ का मतलब कोई स्वर्ग से उतरे हुए कठिन रूल नहीं होते। केस लॉ हमारे और आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई वो कहानियां हैं जो अदालतों तक पहुंची। अब ये जो 2 नाम थे जो आपने देखे, मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना, इन दोनों में झगड़ा हो गया होगा। इनमें से एक ने बोला होगा कि मेरी संपत्ति 6,000 से कम में नहीं बेचूंगा, दूसरा कह रहा है मैं खरीदूंगा। ये अदालत पहुंच गए होंगे तो हो गया अदालत का ये केस। अरे पड़ोस वाले घर की बिल्डिंग बन रही थी, पानी भर गया उधर की वजह से आपके आंगन में, आपने जाकर केस कर दिया, वो क्या बन गया? केस लॉ। केस लॉ कोई विशिष्ट चीज नहीं होती। 2 लोगों की जिंदगी में आया हुआ झगड़े का तूफान जब अदालत में जाकर शांत होता है तो उसे केस लॉ कहते हैं। ये सच है, आप माने या ना माने वो आपकी प्रॉब्लम, लेकिन ये सच है कि केस लॉ 2 लोगों के बीच का वो झगड़ा होता है जो अदालत जाकर खत्म हुआ। आइए देखिए अदालत ने क्या फैसला सुनाया, और बहुत आसान फैसला सुनाया, बहुत इजी सा फैसला सुनाया, कोई खास खतरनाक बात नहीं करी अदालत ने। देखिए अदालत ने क्या फैसला सुनाया। इट वॉज हेल्ड दैट दिस स्टेटमेंट डिड नॉट इंडिकेट एनी ऑफर बट इंडिकेटेड ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। यहां पर तो केवल एक इन्विटेशन टू ऑफर हुआ, यहां पर तो केवल एक ऐसी बात हुई, सिर्फ एक ऐसा आकर्षण हुआ, सामने वाले को बस ये पता चला कि 6,000 का ऑफर है, लेकिन यहां पर कोई भी किसी प्रकार का ऑफर और एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। आई होप यू गॉट इट राइट। चलो, हैरिस वर्सेस निकरसन,
केस लॉ 6। अब आप समझ गए ना कि हैरिस और निकरसन के मध्य में झगड़ा हुआ होगा। हैरिस और निकरसन के बीच में जो झगड़ा हुआ होगा वो क्या पहुंचा वो अभी देखते हैं। 1 मिनट, 5वें केस लॉ का देख लो। हमने शिक्षा नहीं लिखी दोस्तों, देखो भूल गए हम। चलिए लिखते हैं। 5वां केस लॉ किस शिक्षा पर था कि ऑफर अलग होता है, इनविटेशन टू ऑफर अलग होता है। आइए इसमें शिक्षा लिख लें। इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर आर टू डिफरेंट थिंग्स। Invitation to offer and offer are two different things. Full stop. Invitation to offer does not give birth to any responsibility. ये वही बात है जो आपको पता है, ये वही रूल है जो आपने कई बार सीख रखा है, कई बार आपने इन नियमों को पढ़ रखा है। वो तो बस हम शिक्षा के रूप में लिख रहे हैं कि भाई हमें पता चल गया कि ये पॉइंट हमारा रिवाइज हो गया, अच्छा इस बात पर झगड़ा हुआ था, ये बात है। ठीक है ना। चलो अब हैरिस और निकरसन के बीच का कलेश देखते हैं कि इन्होंने क्या करा आपस में। देखिए दोस्तों, ये जो कहानी है इसमें वो आपको याद है जब हम ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक आदमी दिल्ली में अखबार पढ़ रहा था और अखबार पढ़ते पढ़ते उसे एडवर्टाइजमेंट दिखा के कलकत्ता में, कोलकाता में फर्नीचर की सेल होने वाली है। सोचो, कहां दिल्ली कहां कलकत्ता, दिल्ली से बंगाल एक आदमी चला गया ये देखकर अखबार में विज्ञापन कि वहां कलकत्ता में, कोलकाता में सेल हो रही है। मतलब दिल्ली से ग्राहक फर्नीचर खरीदने कोलकाता गया जस्ट आफ्टर लुकिंग एट द एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। और जब वो कोलकाता गया तो आपको याद है क्या हुआ था, कोलकाता में वो सेल कैंसिल हो गई थी। और जब दिल्ली से कोलकाता अपना टाइम खराब करके, अपनी मेहनत करके, अपने पैसे खर्च करके वो पहुंचा तो उसे गुस्सा आया। तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, अखबार में क्यों ऐड दिया था तुमने, सेल अगर नहीं करनी थी तो बता देते। अरे उससे ये पूछो जो खरीदने गया था कि अखबार में छपा हुआ ऐड तो सबके लिए था, कोलकाता वाली सेल करने वालों को सपने थोड़ी आ रहे थे तो तू दिल्ली से आएगा। तेरे साथ उनकी क्या कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है जो तुझे वो कॉम्पेंसेशन देंगे, तुझे वो टेलीफोन करके बताएंगे सेल कैंसिल हो गई। अरे तू आया, बहुत अच्छी बात है। किसी वस्तु को देखकर आप आकर्षित हो गए और वो वस्तु आपको नहीं मिली तो क्या करें, किसी की गलती नहीं है। मैंने आपको बताया था अखबार में छपा हुआ वो विज्ञापन केवल एक इनविटेशन टू ऑफर है, इसमें कोई जिम्मेदारी पैदा नहीं हुई। बस वो जो उदाहरण मैंने सुनाया था वो इसी कहानी के अंदर से था। ये जो आपने दो महान लोग देखे हैरिस और निकरसन, ये वही दो लोग हैं जिनके बीच में झगड़ा हुआ सेल कैंसिल होने के बाद। इनमें से हैरिस आया, कहां पर आया बताइए, कहां पर आया, कोलकाता में सेल्स का समाचार सुनकर, और पता चला कि सेल तो कैंसिल हो गई। और फिर जो दिल में दर्द उठा इसलिए इसने शिकायत करी और अदालत पहुंच गया। आइए देखिए क्या हुआ। एन ऑक्शनियर, ऑक्शनियर मतलब सेलर who is selling by auction। नीलामी का मतलब तो आपने देखा होगा, वैसे तो हम एक चैप्टर है हमारे कोर्स में सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें हम देखेंगे नीलामी होते हुए। तो नीलामी होते हुए जब हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा, याद आ जाएगा कि नीलामी क्या होती है। वैसे फिलहाल आपको बताऊं, आपने फिल्म्स में, टेलीविजन में या कहीं देखा हो कि वो प्राइस की बोलियां लगती हैं, 5 लाख 1, 5 लाख 2, 5 लाख 3, बिक गई, सेल हो गई, ऐसे करके वो जो बोलियां लगती हैं, दैट काइंड ऑफ सेल इज कॉल्ड ऑक्शन। तो एक ऑक्शनियर ने, एक सेल करने वाले ने, एक सेलर ने, नीलामी करने वाले ने अखबार में क्या करा, विज्ञापन, एडवर्टाइज्ड इन अ न्यूज़पेपर दैट अ सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर, सेल होगी किसकी, फर्नीचर की, विल बी हेल्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन सेल होगी। प्लेंटिफ देखो हैरिस, with the intention to buy came from a distance place, बहुत दूर से बेचारा आया मासूम आदमी फर्नीचर की सेल का विज्ञापन देखकर, फॉर ऑक्शन, बट द ऑक्शन वॉज कैंसिल्ड। ये हो गई बिजली गिरने वाली घटना, ये हो गई गड़बड़, ये हो गया कलेश।
क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि डिस्टेंट प्लेस से आया हैरिस। हमारा हैरिस, याद है ना, मैंने आपको बताया था ये हैरिस और निकर्सन। ये हैरिस आया अपने गांव से, दूर से बिल्कुल, कहीं से सेल का, फर्नीचर का विज्ञापन देखकर। किसके पास? निकर्सन के पास। निकर्सन ने सेल का ऑफर दे रखा था, वो एडवर्टाइजमेंट दे रखा था। पता चला कि सेल कैंसिल हो गई, तो हैरिस का तो खर्चा हो गया, हैरिस का तो टाइम भी गया, पैसा भी गया, मेहनत तो लगी, वो लगी, कोई बात नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं बताइए? हैरिस ने केस कर दिया कि भाई मेरा कॉम्पेंसेशन दो, मुझे जुर्माना भर के दो, मेरा नुकसान करवा दिया तुमने, लाओ मुझे पैसे दो। कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। समझ गए ना आप ऐसा क्यों हो रहा है? भाई जिसके अखबार पढ़ने से खर्चा हुआ वो आप हैं, जिसके वहां पहुंचने से खर्चा हुआ वो आप हैं। आप वहां क्यों गए? अखबार पढ़कर अपने मन से। आपने वहां पर फोन कर आपने वहां पर चिट्ठी लिखकर, आपने वहां पर जाकर ऑफर नहीं करा था कि मैं आऊंगा और अगर सेल नहीं हुई तो तुम मुझे कॉम्पेंसेशन दोगे, या प्री डिटरमाइंड थोड़ी था। दैट वॉज एन ओपन एडवर्टीजमेंट फॉर एवरीबडी। इसका मतलब अखबार में छपे हुए उस विज्ञापन से कोई कहीं किसी की जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। अखबार में छपे हुए उस विज्ञापन से कोई जिम्मेदारी पैदा नहीं हुई। तो जब देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर इज नथिंग लाइक दैट, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए अदालत ने क्या कहा। अदालत ने बड़ा सा जो फैसला सुनाया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, आइए समझते हैं। इट वॉज हेल्ड दैट प्लेंटिफ कैन नॉट फाइल अ स्यू। सबसे बड़ी बात तो यह है, अदालत में केस नहीं हो सकता अगेंस्ट द ऑक्शनियर फॉर हिज लॉस ऑफ टाइम एंड एक्सपेंसेस। समझे आप? बिकॉज एडवर्टाइजमेंट वॉज मियरली, मतलब मात्र, केवल, याद है ना, अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन। वो केवल एक इंटेंशन था, वो केवल एक इन्विटेशन टू ऑफर था, वो कोई ऑफर नहीं था, नॉट एन ऑफर। अखबार में देख लेने से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता, डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? इट इज एन एडवर्टीजमेंट ओनली। सेल थोड़ी हो गई, सेल का एडवर्टाइजमेंट है वो। पक्का क्लियर? आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाओ कि मैं सूरज ढलता हुआ देखूंगा कन्याकुमारी में कैसा होता है, उसी दिन बादलों में छिप गए सूर्य देव। तो अब आप बादलों पे केस कर दो, आप मुझे कैसे दिखाई नहीं देने दे रहे सूर्य को, बादलों की गलती है। एक आदमी कन्याकुमारी से कश्मीर गया कि मैं बर्फ देखूंगा कैसी स्नोफॉल होती है। पता चला कि बर्फ देवता उस दिन आए ही नहीं, गिरी नहीं बर्फ। इतनी 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 खतरनाक गर्मी हो रही है कि सब जगह सूर्यदेव ही सूर्यदेव दिख रहे हैं, कहीं पर बर्फ है ही नहीं, स्नोफॉल हो ही नहीं रहा। तो आप केस कर दोगे, हे सूर्य तूने मुझे स्नोफॉल देखने नहीं दी। इट कैन नॉट हैपन बॉस। कृपया समझने की कोशिश करिए कि एडवर्टाइजमेंट देखकर जब हम दुकान पर पहुंचे कि हमें वो सामान दे दो जो एड में था, वो सामान ना आया हुआ हो, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि ऑफर तब होता है जब आप दुकान पर जाकर सामान मांगते हो। ऑफर तब होता है जब सेलर आपके पास आकर सामान बेचने का प्रस्ताव रखता है। अखबार में छपे हुए, टेलीविजन में बनाए हुए, रेडियो पर सुनाए हुए जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, वो सुनने में लगता होगा ऑफर आया ऑफर आया ऑफर आया। दैट्स ओनली एन इन्विटेशन, राइट? तो प्लीज समझने की कोशिश करिए कि यहां पर अखबार में छपा हुआ जो विज्ञापन था वो केवल एक इन्विटेशन टू ऑफर था, उसने कोई जिम्मेदारी पैदा नहीं करी। तो इस हैरिस और निकर्सन की कहानी में भी वही रूल लगा जो थोड़ी देर पहले लगा था प्राइस लिस्ट में। आइए यहां पर लिखते हैं, जी, ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब जब आप ये लिख रहे होगे ना टू डिफरेंट थिंग्स, तो आपका दिल कर रहा होगा ये सोचने का, ये तो हमें पता है, ये तो हमने पहले से देख रखा है, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो अलग अलग चीजें हैं, टू डिफरेंट थिंग्स। इन्विटेशन टू ऑफर does not create any responsibility
इन्विटेशन टू ऑफर किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी पैदा नहीं करता। तीसरा पॉइंट, एडवर्टाइजमेंट अबाउट some sale in newspaper is just an invitation। दोस्तों, अब तक जितनी भी कहानी आपने पढ़ी ना, सब में एक ही बात कॉमन है, वो दोनों एक नॉर्मल डेली रूटीन की लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं। मतलब जितना भी आपने अब तक कहानियों के बारे में सुना, जितना भी आपने कहानियां देखी, उन सब में सिर्फ क्या है, एक बेसिक स्टोरी। क्योंकि इन दो लोगों ने भी, भाई ये जो कहानी थी सेल वाली, अखबार के ऐड वाली, किसी दिन एक आदमी अखबार पढ़ रहा होगा, कौन, हैरिस, और उसने देखा होगा कि कोई सेल आयोजित कर रहा है कहीं दूर जगह पर, वो कौन, निकरसन। वो हैरिस को गुस्सा आया होगा जब वो दूर पहुंचा होगा और उसे पता चला होगा कि सेल कैंसिल हो गई। वो पहुंच गया होगा अदालत, बस उससे आगे आने वाली दुनिया के लिए वो एक लैंडमार्क जजमेंट हो गया कि साहब इस अदालत के केस में क्या हुआ था, इस झगड़े में अदालत ने क्या फैसला सुनाया था, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रूल बन गया। इसी का नाम होता है केस लॉ। थोड़ा सा ना आपको अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी इस बात को लेकर कि हर चीज लॉ के अंदर होने वाली भारी नहीं होती। दोस्तों, हमेशा हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ भारी भारी सा है। ये देखिए, 7वां केस लॉ किस रूल पर है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। वाह भाई वाह, किन दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, पहला तो बड़ा मोटी पार्टी लग रही है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कैसा हैवी सा नाम है, वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। राइट सर, अब इन दोनों में क्या झगड़ा हुआ देखने की कोशिश करते हैं। ये जो कहानी है, ये कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने आपको याद होगा शुरुआत में बताया था कि आप दुकान पर गए और आपने कोई घड़ी वहां पर रखी देखी शोरूम में, और आपका दिल आ गया उस घड़ी पर, और आप दुकानदार को जाके बोले ये ले पैसे, घड़ी मेरी हो गई। आपने घड़ी के ऊपर लगा हुआ प्राइस टैग देख लिया था कि घड़ी 2000 रुपए की है। 2000 रुपए आपने जेब से निकाले और काउंटर पे रखे, और आपने कहा बस ये जो घड़ी है ना भाई की हो गई, ये घड़ी मेरी हो गई। दुकानदार कह रहा नो सॉरी, ये वाली घड़ी तो नहीं बिक सकती, ये वाली घड़ी हम सेल नहीं करते। ग्राहक कह रहा है आपको गुस्सा आ गया, आप ग्राहक हो ना कहानी में, आपको गुस्सा आ गया, आप करो ये क्या बात हुई, इतने लंबे समय तक मैंने घड़ियां ढूंढी तेरी दुकान में, पिछले 15 मिनट से मैं सर्च कर रहा हूं, एक तो बता घड़ी पसंद आई, तू ऊपर से कह रहा है कि ये नहीं बेचूंगा। ऐसा नहीं चलेगा, बेचनी तो पड़ेगी। तूने फिर ये घड़ी शोरूम में लगाई क्यों, शोरूम में लगाई तो उस पर प्राइस टैग क्यों लगाया, प्राइस टैग लगाया तो फिर इसका मतलब तू बेचना चाहता है, मुझे बेचने से कैसे मना कर सकता है। सर वही पुरानी पिटी पिटाई एक ही बात है जो मैं बार बार आपके सामने कह रहा हूं। अरे दुकान उसकी, सामान उसका, घड़ियां उसकी, प्राइस टैग उसका, तो मर्जी तुम्हारी क्यों चलेगी। दुकान में रखा हुआ सामान, दुकान में लगी हुई प्राइस लिस्ट, मैनिक्वीन वो डमी ने पहने हुए कपड़े, ये सब क्या है, केवल आकर्षण, केवल इन्विटेशन टू ऑफर, केवल एक प्रकार का बुलावा जिसमें वो आपको बुलाते हैं, फिर आप आकर सवाल पूछते हैं, वो ऑफर है, और वो हां कर दे तो एक्सेप्टेंस और ना कर दे तो रिजेक्शन। यही कहानी है लिखी है, देखिए। द गुड्स वर डिस्प्लेड इन द शॉप फॉर सेल विद प्राइस टैग। देखिए आपने, गुड्स डिस्प्ले पे लगे थे विद प्राइस टैग अटैच्ड ऑन ईच आर्टिकल, and self-service system was there. One customer selected the goods but the owner refused to sell. देखा, वही कहानी है ना। अब इन्होंने मेरी कहानी ले ली, अब मैंने इनकी, वो छोड़ो तुम, कहानी समझ आई, ये वही कहानी है पिटी पिटाई। हमारी घड़ियां थी और यहाँ घड़ियों का नाम नहीं लिखा है, यहाँ पर थोड़ा अलग नाम लिखा है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। सर ये जो आपने कहानी सुनी ना, उसका जवाब देखो, मैं आंसर दिखाऊं तब आप दोगे, ये गलत बात है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, कि सेलर सेल करने से मना बिल्कुल कर सकता है, बायर जबरदस्ती केस नहीं कर सकता। ये देखिए आप, जजमेंट क्या है,
क्या डिसीजन हुआ देखिए, इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट डिस्प्ले along with price tag merely amounts to invitation to offer. वो केवल ऑफर नहीं है, इन्विटेशन टू ऑफर है केवल. इफ एन इंटेंडिंग बायर इज विलिंग टू परचेज द गुड्स ही मेक्स एन ऑफर. बायर ने बोला कि मुझे ये घड़ी बेच दो, मुझे ये सामान बेच दो, वो ऑफर है. अब शॉपकीपर हैज द राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट. दुकानदार को हक है कि वो हाँ करे या ना करे. दुकानदार जबरदस्ती क्यों बेचेगा भाई? देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट एंड कस्टमर हैड नो राइट्स टू स्यू द ओनर. सर एक बात समझने की कोशिश करिए, वो सही है कि दुकान ग्राहक के लिए सजाई जाती है, ये बात सही है कि ग्राहक ईश्वर होता, लेकिन हमारा दिल नहीं कर रहा ईश्वर की इस समय पूजा करने का, तो नहीं कर रहा. कृपया समझिए कि अगर ग्राहक खरीदना चाहता है और दुकानदार का दिल नहीं कर रहा, कह रहा जी इस समय शॉप बंद है, इस समय नहीं बेचूंगा मैं. ग्राहक कह रहा अरे बहुत जरूरी बात है, कैसे नहीं बेचोगे, या इस समय जरूरी चाहिए. अरे दुकानदार का दिल वो नहीं बेच रहा. हम छोटी सी बात ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि दुकान में रखा हुआ सामान एक इन्विटेशन टू ऑफर है. इतना तो रूल कहता है, ये तो रूल बुक में लिखा है, चलो कोई बात नहीं. लेकिन वैसे भी जनरल नॉलेज सोचो कि दुकान पर कैलकुलेटर रखा है और हम नहीं बेचना चाहते, तो हमारा दिल दुकान का मालिक जो कहेगा वही तो होगा, राइट. तो देखो भाई इस केस लॉ से क्या जजमेंट मिला, वही जो आप बार बार समझ रहे हैं. क्या जजमेंट? कि ऑफर होता है तब जब प्रश्न किया जाता है. दुकान में रखा हुआ सामान जो है वो केवल क्या है, एक इन्विटेशन टू ऑफर. तो इन्विटेशन टू ऑफर से कोई जिम्मेदारी पैदा नहीं हो जाती. आइए क्या शिक्षा मिलती है देखें. ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर. फिर आपका दिल कर रहा होगा ना ये सोचने का कि दोबारा से क्यों लिख रहे हैं, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं बार बार. अगर एक ही टॉपिक पर 4 बार पॉइंट है, अगर एक ही टॉपिक पर 4 अलग अलग केस लाए, तो सोचो वो टॉपिक कितना कीमती हो गया होगा. 4 बार लिखोगे, 4 बार सुनोगे, 4 बार देखोगे तो दिमाग में छप जाएगा. याद करना नहीं पड़ेगा, ये याद अपने आप हो जाएगा. ये है खेल. देखिए ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर are two different things. Invitation to offer does not create any contract. और आखिरी बात, गुड्स डिस्प्लेड for sale are not offer, comma, they work as invitation to offer. वो केवल इन्विटेशन टू ऑफर की तरह काम करते हैं. क्लियर हो गई बात. देखिए 10 केस लॉ हैं, बिल्कुल आप ढलान पर हैं. केस लॉ समाप्त होने वाले हैं, केस लॉ खत्म हो जाएंगे, फिर हम पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखेंगे. लेकिन उसके बाद जो नया टॉपिक शुरू होगा उसमें हो सकता है इन बातों की जरूरत पड़े. इसलिए कोशिश करिएगा कि ये बात आप साथ साथ अपने दिल में बसाते रहें. जितना आप नोटबुक पर लिखते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन नोटबुक जो दिल और दिमाग की है उस पर भी छपा होना चाहिए टॉपिक. धीरे 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 ये बातें इतनी बार आप सुन लेंगे, कभी टेस्ट में, कभी मॉक टेस्ट में, कभी मेन एग्जाम में, कभी प्रैक्टिस सेशन में, कभी मेरे साथ क्वेश्चंस करते हुए, कि आपको फिर ये याद करना नहीं पड़ेगा. आपको सपने में भी कोई पूछेगा दुकान की घड़ी, आप बोलोगे इन्विटेशन टू ऑफर. ठीक दोस्तों, चलिए अब अपना अगला केस शुरू करते हैं. फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडले. फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडले, केस लॉ नंबर 8. इस 8वीं कहानी में जो बात है वो जरा मैं आपको बता दूं. यहां पर आपको नेफ्यू वर्ड दिख रहा होगा लेकिन ये खोया हुआ नेफ्यू नहीं है. यहां पर लालमन और गौरी दत्त वाले लोग नहीं है कि भाई नेफ्यू खो गया हो. यहां पर एक अंकल ने, एक चाचा ताऊ ने, अंकल ने अपने भतीजे को, अपने नेफ्यू को बोला, वो जो तेरे पास हॉर्स है ना,
वो जो चेतक नाम का घोड़ा है तेरे पास, वो मैं खरीदूंगा, किसी और को मत बेचियो। बहुत ध्यान से सुनना कृपया। चाचा जी भतीजे का हॉर्स खरीदना चाहते हैं। चाचा जी भतीजे से कह रहे हैं वो जो चेतक नाम का महान घोड़ा है तेरे पास, महाराणा प्रताप जैसा, खबरदार जो किसी और को बेचा तो वो मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा। ठीक। भतीजे ने क्या कर रखा था, वो घोड़ा बेचने का किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था, किसी आदमी से बोल रखा था, अपने मान लो किसी असिस्टेंट को बोल रखा था कि तू बेच दियो। सपोज करिए कि आप भतीजे, भतीजा या भतीजी जो भी आप हैं, आपके पास जो हॉर्स है उसे बेचने के लिए आपने खुद, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में है, यू आर सो बिजी, यू नो, यू अपॉइंटेड समबडी, राजू ये जरा बेच दे। तो आपने राजू को घोड़ा पकड़ा दिया, जब बेचे ऐसे। तभी आपके चाचा का फोन आया कि घोड़ा किसी और को मत बेचियो, मुझे ही बेचियो। आपने कहा हाँ चाचा जी क्या बात कर रहे हो, आपने कह दिया बस काम हो गया। ठीक 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 ठीक। आप ये भूल गए कि अभी तो राजू को भेजा है आपने बाजार में घोड़ा बेचने। प्लीज समझने की कोशिश करिए। सीन 1, आपने अपना हॉर्स बेचने के लिए किसे दिया, राजू को। आपने राजू से कहा कि मेरा हॉर्स बेचा, बाजार में जाकर अच्छे से अच्छी कीमत पर घोड़ा बेच कर आ जा, प्राइस मिलेगा मुझे दे दियो, तुझे भी दे दूंगा कमीशन थोड़ा। राजू तो चला गया। फिर चाचा का फोन आया, तो चाचा का फोन आया बाद में और राजू घोड़ा लेके बाजार चला गया पहले। जब चाचा का फोन आया तो चाचा ने आपसे क्या बोला, ये हॉर्स किसी और को नहीं बिकना चाहिए। आपने कहा हाँ प्रॉमिस, आप ही को बेचूंगा, गारंटी। ठीक, मेरे को क्लियर। पता चला इतनी देर में वो घोड़ा वहां पर राजू ने किसी को बेच दिया। तो चाचा कह रहा है यार तूने हद कर दी, केस कर दिया चाचा ने भतीजे पे। हालत देखो आप, अब मोहब्बत खत्म। मतलब एक हॉर्स नहीं मिला तो चाचा ने भतीजे पे केस कर दिया, भतीजे ये गलत करा तूने। अब बताओ भतीजे पे केस कर दिया तो भतीजा हारेगा कि जीतेगा? भतीजा जीतेगा। अरे हॉर्स उसका, वो जाने इसको बेचे कि उसको बेचे, कोई बात थोड़ी हो गई कि मुझे ही बेचोगे आप। भाई पारिवारिक बात है वो, देखिए जरा। एफ ऑफर्ड बाय लेटर टू बाय अ नेफ्यूज हॉर्स। ये एफ जो है कौन है, ये है चाचा जी। उन्होंने लेटर लिखा खरीदने का नेफ्यूज हॉर्स। ठीक। सेइंग, उन्होंने क्या बोला, इफ आई हियर नो मोर अबाउट इट, अगर मुझे तेरा जवाब प्राप्त नहीं होगा, कहानी थोड़ी सी चेंज है, अगर मुझे तेरा जवाब प्राप्त नहीं हुआ, अगर तूने मुझे रिप्लाई नहीं करा, आई शैल कंसीडर द हॉर्स इज माइन। हालत देखो चाचा की, वो देखो चाचागिरी, दादा की दादागिरी होती है ना, चाचा की चाचागिरी। चाचा कह रहे हैं देख तूने मुझे जवाब अगर नहीं दिया ना तो मैं मान लूंगा कि हॉर्स मेरा हो गया। चाचा कह रहे हैं कि अगर तूने मुझे समय पर जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा कि हॉर्स मेरा हो गया। हालत देखो आप, ये कितनी गलत बात है। भतीजे ने जवाब नहीं दिया, देखो आप। nephew did not reply but he told an auctioneer not to sell that particular horse as he had sold it to his uncle. By mistake the auctioneer sold. ऑक्शनियर ने बेच दिया, राजू ने बेच दिया। हमने राजू को मना करा था मत बेचियो, फिर भी उन्होंने बेच दिया। एफ sued फॉर कन्वर्जन अगेंस्ट हिज नेफ्यू। चाचा ने भतीजे पे केस कर दिया कि ये घोड़ा तो मेरा हो गया। सर आप प्लीज सोचो, आपको याद है आपने पढ़ा था साइलेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती। चाचा ने सवाल पूछा कि क्या तू मुझे ये घोड़ा बेचेगा ना, ये थोड़ी पूछा। चाचा कह रहे जवाब नहीं आया तो मान लूंगा घोड़ा मेरा हो गया। ऐसे कैसे चाचागिरी चल रही है कोई? पहली बात तो भतीजे ने अपने एजेंट को बोला था मत बेचियो, कोई बात नहीं, बेच दिया, वो जाने और एजेंट जाने, बिक गया ना। चाचा जबरदस्ती केस कर रहा, घोड़ा मेरे पास आएगा वापिस। ऐसा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि साइलेंस को एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते आप। देखिए क्या फैसला सुनाया गया। एफ मतलब चाचा जी could not succeed क्योंकि nephew had not communicated acceptance। अगर एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुई, अगर एक्सेप्टेंस सामने वाले को हमने बताई नहीं, अगर एक्सेप्टेंस हमने सामने वाले तक पहुंचाई नहीं, तो हम बंधे कैसे? मैं बार बार एक बात पर फोकस करवा रहा हूं, आप प्लीज समझिएगा कि यह बात सच है कि भतीजे ने अपने एजेंट को बोल दिया था कि मत बेचियो। इस कहानी के मुताबिक, मैंने तो एग्जाम्पल कुछ और समझाया था। इस कहानी के मुताबिक भतीजे ने अपने एजेंट को कहा था कि मत बेचियो, लेकिन एजेंट ने बेच दिया। वो भतीजे और एजेंट के बीच की बात है कि वो एजेंट को क्या बोलेगा, उसकी बात कैसे नहीं मानी तूने, गलत करा तूने, वो एक अलग विषय है।
लेकिन चाचा ये मान रहा है कि भतीजे ने मुझे हॉर्स बेच दिया क्योंकि भतीजे ने कोई जवाब ही नहीं दिया, मतलब अगर जवाब नहीं दोगे तो आप उसे एक्सेप्टेंस मान लोगे। ये कौन सी समझदारी है? दिस इज रॉन्ग। भाई अगर एक्सेप्टेंस होती है तो एक्सेप्टेंस सामने वाले तक पहुंचती भी तो है। साइलेंस को एक्सेप्टेंस मानना ये सरासर गलत है, आपने पढ़ा था ये रूल। तो देखिए, एफ कुड नॉट सक्सीड, द चाचा जी हु इज शोइंग हिज चाचागिरी cannot succeed as his nephew did not communicate acceptance and there was no contract, right? तो क्या शिक्षा मिली बताइए आप? सबसे पहली बात, mere silence is not acceptance. दूसरी लाइन, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन ऑर्डर टू क्रिएट बाइंडिंग रिलेशनशिप। In order to create binding relationship, if acceptance is not communicated, comma, there is no promise, no contract. आराम से लिखिए, इसको अच्छे तरीके से लिखिए, पॉज कर करके लिखिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये पूरा शिक्षा लिखिए। 8वें केस लॉ से हमें शिक्षा मिली कि एक्सेप्टेंस होने के बाद उसका कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। बिना कम्युनिकेट हुए एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। चलो अब 9वां पढ़ते हैं। अगला केस लॉ करते हैं दोस्तों, 9th केस लॉ। दिस इज नील वर्सेस मेरिट। दिस इज नॉट नीले, दिस इज नील वर्सेस मेरिट, केस लॉ 9। आइए दोस्तों, इस केस लॉ के अंदर समझते हैं कि क्या महान कहानी हुई। देखिए, इसमें 2 लोग हैं। एम ने ऑफर करा कि मैं अपनी जमीन एन को बेचूंगा 280 पाउंड्स में, राइट, स्टर्लिंग में। एन ने रिप्लाई करा, आपको याद है एक टॉपिक पढ़ा था आपने, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर नामक खेल आपको यहां पर देखने को मिलेगा। एन ने रिप्लाई करा कि हाँ 280 में लैंड मिल रही है, तेरा घर मुझे मिल रहा है, तेरी जमीन मुझे मिल रही है, मेरी हाँ है 280 में। बट उसने जवाब में चेक भेजा केवल 80 पाउंड का। अरे जब 280 का ऑफर हुआ तो 280 की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए थी ना। आप से कोई पूछ रहा है कि 280 रुपए में मेरा सामान खरीदोगे? आप करो हाँ मैं खरीदूंगा, लेकिन मैं अभी केवल 80 रुपए दे सकता हूं, 200 रुपए तो मैं 4 अलग अलग पार्ट्स में दूंगा, 50-50 रुपए 4 बार। तो आप एक्सेप्टेंस थोड़ी कर रहे हो, आप तो पलटकर पूछ रहे हो कि किस्तों में पैसे ले लोगे या नहीं ले लोगे। आप तो पलटकर सामने वाले को पूछ रहे हो कि भाई मैं इकट्ठा नहीं दे सकता, अलग अलग टुकड़ों में दूंगा, तो आप मुझे फिर भी सामान बेचोगे कि नहीं बेचोगे? भाई एक्सेप्टेंस कर ली थी अगर आपने, तो चेक 280 का लगाना चाहिए था। एक तो 280 का ऑफर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर आप 280 भेज नहीं रहे, आप खाली 80 भेज रहे हो, तो ये तो काउंटर ऑफर हो गया ना। पलटकर एक्सेप्टेंस आने की जगह पलटकर दोबारा से कोई एक और ऑफर आ गया। देखिए आप यहां पर लिखा है, एन रिप्लाइड परपोर्टिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर बट एनक्लोज्ड अ चेक फॉर 80 ओनली। ही प्रॉमिस्ड टू पे द बैलेंस ऑफ 200 बाय मंथली इंस्टॉलमेंट। मतलब सब कुछ चल रहा है, मतलब कुछ भी। एक आदमी से आपने 5000 रुपए का सामान खरीदा। आप इमेजिन करिए, 5000 रुपए का आपने एक सामान खरीदा, आपने शॉपर स्टॉप पे जाकर या किसी दुकान पे जाकर आपने 1000 रुपए आपने काउंटर पे रखे और आपने काउंटर वाले को कहा ये 1000 रुपए रख के ना रख ले, 4000 दे दूंगा, 4 महीने में 1000 करके मैं सामान लेके जा रहा हूं। अरे बता रहे हो, पूछ रहे हो, पूछना पड़ेगा ना सर शॉपर स्टॉप को कि भाई जो मेरे 4000 बाकी हैं वो आप उधारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हो तो 1-1000 4 महीने तक ले लोगे कि नहीं ले लोगे? मतलब आपने एक्सेप्टेंस में ये मान लिया कि सामने वाला हाँ कर चुका है। ऐसे नहीं हो सकता ना। अगर ऑफर पूरी तरह से आपको स्वीकार करना था
अगर ऑफर पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट करना था तो आपको क्या करना चाहिए था? आपको एक्सेप्टेंस देते समय 280 का चेक लगाना चाहिए था साथ में। ये गलत है भाई। आप देखिए हुआ क्या, ऑफर गया, विल यू सेल, वो सेल नहीं, बाय, विल यू बाय, ये ऑफर गया। तो यहां से जवाब क्या आना चाहिए था? यस बट इन इंस्टॉलमेंट। जवाब आना चाहिए था यस, केवल यस। लेकिन आया क्या? बट इन इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों ये जो दूसरा हिस्सा है ना, बट इन इंस्टॉलमेंट, ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई, ये हो गया काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर हो गया ये। तो अब बताइए होगा क्या? ये एक्सेप्टेंस नहीं है। देखिए फैसला ये करा माननीय अदालत ने, वही करा है जो आपका दिल करा है, वही करा है जो हम और आप मिलकर डिस्कस कर रहे हैं। कोई नयापन नहीं है। देखो आप, इट वॉज हेल्ड दैट एन कुड नॉट एनफोर्स, एन रेड कलर कर लेते हैं एक सेकेंड, एन कुड नॉट एनफोर्स हिज एक्सेप्टेंस। वो अपनी एक्सेप्टेंस को अदालत में लागू नहीं कर पाया क्योंकि वो क्या नहीं थी? अनक्वालिफाइड। और एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए? अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। याद करिए वो रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस जो आपने पढ़े थे। आपने पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस के अंदर कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। जैसी एक्सेप्टेंस है जो है बस हाँ करिए अगर चाहते हैं एक्सेप्टेंस, ना करिए अगर चाहते हैं रिजेक्शन। अगर आपने अपना मसाला उसमें चिपकाया तो फिर वो एक्सेप्टेंस नंबर रहकर काउंटर ऑफर बन जाएगी, और जब वो काउंटर ऑफर बनेगी तो फिर सामने वाले के मन पर है कि वो हाँ करे या ना करे। तो ये एक्सेप्टेंस नहीं थी। यही बात हम और आप कर रहे थे। अच्छे से देख लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। वैसे मैं आपको बता चुका हूं फैक्ट्स ऑफ द केस के मुताबिक एक्सेप्टेंस हुई नहीं, सामने से इंस्टॉलमेंट का ऑफर आया और वो काउंटर ऑफर है। क्लियर हो गई बात? आइए इसकी शिक्षा लिख लेते हैं कि ये शिक्षा क्या बताता है हमें। नील वर्सेस मेरिट। ठीक, लिखना शुरू करें। एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल। एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। कंडीशनल एक्सेप्टेंस अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर, राइट? कंडीशनल एक्सेप्टेंस is not recognized as acceptance। उसे एक्सेप्टेंस नहीं माना जा सकता। क्लियर हो गई जी बात? बिल्कुल स्पष्ट है ना सब कुछ? देखिए आप धीरे 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 बढ़ते 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 छोटे 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 कदम बढ़ाते बढ़ाते अब आप अंतिम केस लॉ की तरफ आ चुके हैं। अब जब आप अंतिम केस लॉ की तरफ आ चुके हैं तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप समझ आए तभी हाँ करें। दोस्तों अगर आपने बिना समझे हाँ कराना और आपने ये सोचा कि थोड़ा सा आज पढ़ लेता हूं, क्लास में समझ लिया, थोड़ा सा मैं घर जाके दोबारा पढ़ूंगा या थोड़ा सा वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा पढ़ूंगा, फिर मैं और अच्छे से देखूंगा, लेट्स हैव अ ट्रायल वंस अगेन। नो 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 नो। पहली बात तो जो वीडियो में देख रहे हैं आप, जब समझ नहीं आए उतनी बार दोबारा दोबारा देखिए। जब तक टॉपिक समझ नहीं आए 100 बार देखना पड़े मेरी क्लिपिंग 100 बार देखिए, कुछ भी करना पड़े आप करिए। लेकिन जब आप मेरे से सुन रहे हैं तो आपको उसी समय वो समझ आ जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी डाउट है तो मैं हूं, आप मेरा अपना सवाल मुझ तक पहुंचा दीजिए। लेकिन आप ये सोचें कि एक बार अभी पढ़ लेता हूं फिर जब दूसरी बार मैं पढ़ूंगा तो और अच्छा समझ आएगा, नहीं 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 नहीं, तो दोबारा समझ आएगा ऐसे बोलो। और अच्छा क्या? सबसे अच्छा तो यही है कि जब हम और आप मिलकर बात कर रहे हैं। अक्सर लोगों को क्लास के दौरान कोई चीज कम समझ आती है या नहीं समझ आती तो वो टाल देते हैं। वो सोचते हैं अब जब आगे होगा तब देख लेंगे, जब खुद पढ़ेंगे तब समझ लेंगे। समझाया तो मास्टर ने बहुत अच्छा, लेकिन हमें समझ कम आया, हम बाद में देख लेंगे। क्यों देख लेंगे बाद में? अभी देखो ना दोबारा।
10 की 10 केस लॉ से जो शिक्षा मिली वो आपके खून के अंदर बस चुकी होनी चाहिए अब तक। मतलब अगर इंजेक्शन लगाएं तो केस लॉ निकले, ऐसे हालात हो जाते चाहिए अब तक। अब आप 10वां केस लॉ पढ़ोगे, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आज तक आए हैं। राइट, चलो अब है जी 10वां केस लॉ। पहले से जगह बना दी मैंने, वो लिखना होता है ना, अभी शिक्षा लिखेंगे। चलिए, यह है ब्रॉकडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी। यहां पर जानते हैं क्या होगा, यहां पर एक चिट्ठी होगी और वो चिट्ठी हम देना चाहते होंगे लेकिन हम पोस्ट करना भूल गए। तो जब हम चिट्ठी पोस्ट करना भूल गए, हम कम्युनिकेट करना भूल गए, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेप्टेंस हुई नहीं। अभी 2 मिनट पहले आपको याद होगा कि जहां पर हम एक्सेप्टेंस करना चाहते थे लेकिन हमने एक्सेप्टेंस करी नहीं, एक्सेप्टेंस सामने वाले तक कम्युनिकेट ही नहीं हुई। तो अगर हम एक्सेप्टेंस करते हैं, मान लो आपने मुझे लिखित में ऑफर भेजा, आपने मुझे राइटिंग में ऑफर भेजा कि क्या आप मुझे केमिस्ट्री पढ़ाओगे, मैंने आपकी चिट्ठी के ऊपर लिख दिया अप्रूव्ड, यस आई विल टीच केमिस्ट्री। और वो अप्रूवल और वो लेटर जो मैंने यहाँ लिखा और जो आपने लिखा, वो जो हमने हाँ कर लिया था, आपने ऑफर करा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, वो मैंने अपनी टेबल की ड्रॉर में रख लिया, वो मैंने अपने पास रख लिया और आपको पोस्ट करना भूल गया मैं, आपको बताना भूल गया मैं। मतलब मैं आपको यही बताना भूल गया कि मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर चुका हूं, मैं आपको ये बताना भूल गया कि आपका ऑफर मैंने स्वीकार कर लिया है। मतलब मैं आपको ये बताना भूल गया कि अब हमारा रिश्ता और आगे बढ़ेगा। हालत देखिए, तो जब एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुई, वो एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी अदालत की नजरों में या नहीं? बिल्कुल नहीं, बात खत्म हो गई। सर, जिस एक्सेप्टेंस को हम सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं पाए, वो एक्सेप्टेंस कैसे बनेगी? दैट इज समथिंग दैट आई एम डिस्कसिंग हियर। राइट, आइए कहानी समझते हैं। ब्रॉकडन एक सप्लायर है, उसने एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट भेजा रिलेटिंग टू द सप्लाई ऑफ कोल टू द मैनेजर ऑफ रेलवे कंपनी। भाई जो ब्रॉकडन है ना, जो ब्रॉकडन है वो सप्लायर है किसका? कोल का, कोयले का। पहले कोयले से चलती थी ना ट्रेन, उस जमाने की कहानी है। सेंट अ ड्राफ्ट अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सप्लाई ऑफ कोल, वो कह रहा है जी मैं कोयला सप्लाई करूंगा रेलवे को, और उसने रेलवे के मैनेजर को भेज दिया। कंपनी का नाम है मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, फॉर हिज एक्सेप्टेंस। मैनेजर ने क्या लिखा? हाँ अप्रूव्ड, हम तुमसे ही कोयला खरीदेंगे, उस कागज पर जो कागज आया था। एंड पुट द ड्राफ्ट अग्रीमेंट इन द ड्रॉर ऑफ द टेबल। ओहो, वही देखा आपने क्या करा, क्या हुआ यहाँ पर? टेबल की ड्रॉर में, टेबल की दराज में हमने वो अग्रीमेंट रख दिया अप्रूवल करके, इंटेंडिंग टू सेंड इट टू द कंपनी सॉलिसिटर। सॉलिसिटर मतलब वकील, एडवाइजर्स। ये सोचकर के हम भेजेंगे 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 भेजेंगे। बाय एन ओवरसाइट द ड्राफ्ट अग्रीमेंट रिमेन्ड इन ड्रॉर। ओहो, युगों युगों तक, वर्षों तक वो कागज उसी अलमारी में, उसी दराज में, उसी टेबल में पड़ा रहा। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेप्टेंस कभी दी ही नहीं गई। एक्सेप्टेंस शब्द लिखा तो गया, अप्रूव्ड शब्द लिखा तो गया, लेकिन वो अप्रूवल कहीं पहुंच नहीं पाया। जब वो अप्रूवल पहुंचा ही नहीं, तो इसका मतलब बड़ा स्पष्ट हो गया कि यहां पर कोई प्रॉमिस नहीं हुआ, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। बस यही आप देखिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए अगर आप पढ़ना चाहते हो तो। देखिए फैसला क्या सुनाया गया। There was no contract. क्यों? As the manager had not communicated his acceptance to the supplier, that is Brockton. यही हुआ था। नेफ्यू ने भी नहीं बताया था अपने अंकल को, अपने चाचा को कि मैं समझौते में खा के लिए यहाँ हूं। चाहता वो भी था एक्सेप्ट करना, लेकिन उसने जवाब ही नहीं दिया था। यू गॉट इट? आराम से समझ लीजिए, बड़ा प्यारा, बड़ा स्पष्ट, बड़ी सुंदर सी कहानी थी। अब आइए इसकी शिक्षा लिख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। Acceptance must be communicated. Acceptance communicate करना जरूरी है। Acceptance सामने वाले तक पहुंचना जरूरी है। If acceptance is not communicated, comma, it does not give rise to promise, comma,
agreement and contract, so it cannot be enforced. तो इसलिए इसे एनफोर्स नहीं कर सकते. बड़ा स्पष्ट है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. ये जो केसेस आपने पढ़े, ये भी और आएंगे, बहुत आएंगे, लेकिन पहली बार जब आपने ये 10 केस लॉ पढ़े तब आपके लिए ये मुश्किल चीज हो सकता है. मैंने मान लिया कि आपको लग रहे होंगे जब आपने शुरू करा था. कोई कितना ही भारी मैथमेटिक्स का चैप्टर हो, ये लिख लिया ना आपने, मैं फ्रेम में आ जाऊं. कोई कितना ही भारी मैथमेटिक्स का चैप्टर हो दोस्तों, अगर एक बार आपने उसके सम सॉल्व कर लिए तो आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो गया. कोई कितनी ही भारी आपको हिस्ट्री का पैराग्राफ लग रहा हो, आपको याद ही नहीं आ रहा मुगल डायनेस्टी कब से शुरू हुई कब खत्म हुई, लेकिन अगर बार 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 आपके आंखों के आगे वो गुजरे तो आपको याद हो जाता है. मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको दोस्तों कि आपके लिए केस लॉ ठीक है कि नई चीज है, पहली बार आपके सामने आया है, इनफैक्ट पूरा का पूरा लॉ ही आपके सामने पहली बार आया है. तो क्या हो गया? अगर सिलेबस बढ़ रहा है तो आप भी तो पढ़ रहे हो, अगर चीजें नई आ रही हैं तो आप भी रोज नए बन रहे हो, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, आपकी कैपेसिटी आगे 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 और इंप्रूव हो रही है. कोशिश करिए ये समझने की कि आप जिस प्रोफेशनल दुनिया में घुस चुके हैं, वहां से अंदर से जब आप बाहर पहुंचेंगे दुनिया में प्रोफेशनल बनकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर, तो आपका कुछ और ही ऑरा होगा बाजार में जब आप चला करेंगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो उसके लिए अगर 1-8% हल्का सा कष्ट हो भी जाए आपको तो क्या फर्क पड़ता है. और ये कोई कष्ट है? ये तो कष्ट के नाम पे धब्बा है. ये तो एक टॉपिक है जो हमने पढ़ लिया. भाई आपने ऑफर क्या होता है वो सुना, एक्सेप्टेंस क्या होती है वो सुना, उसके बाद उन रूल का इस्तेमाल कहां होता है, उन रूल का इस्तेमाल कैसे होता है, क्या वाकई में असल जिंदगी में उन रूल्स की जरूरत है जो हमने इतनी मेहनत से पढ़े और लिखे. इसलिए केस लॉ कराया जाता है बच्चे को कि उसे ये पता रहे कि माननीय अदालत में झगड़े जाते हैं, इश्यूज जाते हैं, डिस्प्यूट जाते हैं, केसेस जाते हैं, और फिर जज साहब जो फैसला सुनाते हैं वो उसी रूल के आधार पर होता है जो रूल हमने और आपने मिलकर लिखे थे. अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. अब हमारी क्लास का अंतिम हिस्सा शुरू होता है जिसमें हमने समझना है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए आज तक ऑफर और एक्सेप्टेंस को लेकर. मैंने पूरा सर्वे करके सारे प्रश्न निकाले हैं सीए फाउंडेशन के. देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई पास्ट एग्जामिनेशन की कोई बुक आप उठा के देखो तो उसमें और कोर्सेज सीए, सीएमए, सीएस के क्वेश्चंस ले लेते हैं. क्वेश्चंस करने में वैसे कोई बात नहीं है, दूसरे कोर्सेज के क्वेश्चंस कर लो, लेकिन फिलहाल आपको मैं सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन दिखा रहा हूं. अपने आंगन के सवाल तो देख लें पहले. जो पेपर हमें देना है उसमें कैसा और कब कितने नंबर का क्वेश्चन आया पहले उसे देख लें, तो हम दूसरी कोर्सेज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो कोई बात नहीं. भाई ज्यादा सवाल करने में कोई खराबी नहीं लगती, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने में कोई खराबी नहीं लगती. हिंदुस्तान के क्या आप लंदन के सवाल कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं. चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए 4 सवाल, 4 पन्ने, 4 पेजेस ज्यादा पढ़े तो कोई दिक्कत थोड़ी है. लेकिन पहला एजेंडा हमारा होना चाहिए इस बात को समझने का कि पास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो क्या है सीए फाउंडेशन में, अपने आंगन में, अपने पेपर में, अपने कोर्स में, अपने इंस्टीट्यूट के अपने एग्जाम में. आइए देखते हैं दोस्तों. तो स्वागत आप सबका पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन में. आपके सामने मैं नवंबर 2018 का क्वेश्चन रखने जा रहा हूं. खुल जा सिम सिम आप सब कहिए, खुल जा सिम सिम मैं भी कहूंगा. और अब देखते हैं क्या खुलता है वो सवाल जो नवंबर 2018 में हमारे सामने हमारे एग्जाम में आया, और वो ये रहा. दोस्तों मैंने क्या किया एक्चुअली आपको बताऊं कि मैंने ये क्वेश्चन टाइप नहीं करवाया. ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर जो येलो कलर का 2018 में बच्चों को एग्जाम हॉल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ये उसकी पिक है. इससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से बनता है. ये जो येलो कलर का कलरफुल क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है इसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं दोस्तों, और उसमें छोटी से छोटी बात भी लंबी सी कहानी बना के पूछी जाती है ताकि बच्चे जो मासूम हैं, आप नहीं, आप स्मार्ट लोग हैं, आप मेरी क्लास में बैठे हैं, आपको सब कुछ समझ आ चुका है, आप तो चैंप लोग हैं, लेकिन सामान्य बालक मासूम जब वो सवाल पढ़ता है तो उसे लगता है हो ये क्या पूछ लिया हमसे.
लेकिन आप देखिएगा वो सीधी सीधी छोटी छोटी बात को भी घुमा घुमा कर पूछते हैं और ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना भारी चीज पूछ रहे हैं वो हमसे। आइए देखें दोस्तों, सवाल क्या है। मिस्टर रमेश promised to pay rupees 50,000 to his wife Mrs. Lali, right? ध्यान से देखिएगा, मिस्टर रमेश ने अपनी पत्नी को 50,000 रुपए देने का वादा करा। वाह भाई वाह, क्यों? ताकि वो खर्च कर सके ऑन हर 30th बर्थडे। अब आप साबित होगा कि जो मैं कहानियां सुनाता हूं वो सच है। कई बार लोग कहते हैं कि जो मास्टर क्लासों में, लॉ की क्लासों में कहानियां सुनाते हैं वो टाइम खराब करते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर आपके दिल के भी किसी कोने में आपको ऐसा लग रहा हो कि कानून की क्लास में हम अनाप शनाप कहानियां क्यों पढ़ते हैं, यूं पढ़ते हैं दोस्तों, यूं ये है वो रीजन। एग्जाम हॉल में वो सीधे सीधे आपसे ये थोड़ी पूछेगा व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग ऑफर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा वो नहीं पूछ सकता, कभी भी वो पूछे, बहुत अच्छी बात है, स्वागत। लेकिन जनरली जब वो सवाल पूछता है तो यूं ही घुमा घुमा के पूछता है। आप देखिए, रमेश ने 50,000 रुपए अपनी पत्नी लाली को देने का वादा करा, सो दैट शी कैन स्पेंड द सम ऑन हर 30th बर्थडे। मिसेस लाली इंसिस्टेड हर हस्बैंड टू मेक अ रिटन अग्रीमेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सच बताऊं आपको। इफ ही रियली लव्ड हर, हाल शब्दों का कमाल देखें आप, शब्दों की डिजाइनिंग देखें आप। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट सवाल बना रहा है, मैंने नहीं बनाया, ये पेपर का सवाल है, आप पास्ट पेपर डाउनलोड करके देख लीजिए। पति से पत्नी साहिबा ने कहा कि लिख के दो मुझे कि 50,000 दोगे अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो। ये पेपर में आया हुआ है। रमेश बोले कैसी बात कर रही है तू, आई लव यू सो मच। ला, कहां साइन करने? मेड अ रिटन अग्रीमेंट एंड द अग्रीमेंट वॉज रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। कुछ भी कर लो, ये घरेलू समझौता है, इसको अदालत में नहीं ले जा सकते आप। अरे इलीगल चीज लिख लोगे तो क्या लीगल हो जाएगी? सोशल चीज लिख लोगे तो क्या लीगल हो जाएगी? डोमेस्टिक चीज लिखकर करोगे तो क्या अदालत में चली जाएगी? आप याद करिए वो हसीन पल जब मैंने आपको बताया था कि घरेलू समझौते अदालत की चौखट तक नहीं जा सकते। लिखने और नहीं लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये घर की बात है, आंगन की बात है, पर्सनल बात है, डोमेस्टिक बात है। मिस्टर रमेश फेल्ड टू पे, वो तो होना ही था। अगर मिस्टर रमेश पैसे दे देते तो एग्जाम में क्वेश्चन क्यों आता? भाई एग्जाम में ये सवाल थोड़ी आ सकता है, रमेश बाबू ने पैसे देने का वादा किया अपनी पत्नी को और पता है पैसे दे दिए। ये क्यों बनेगा समझौता, बताइए? ये सवाल कैसे बन सकता है? सवाल बनेगा पैसे देने का वादा करा, नहीं दिए। सवाल बनेगा पैसा देने का वादा करके मुकर गए, पैसा देने का वादा करने के बाद पैसे नहीं दे पाए, वही हुआ यहां पर। अब देखिएगा, failed to pay the specified amount to his wife Mrs. लाली। अब ये जो लाली साहिबा हैं ये क्या चाहती हैं? wants to file a sue against Mr. रमेश and recover the promised amount। आपको बताना है referring to applicable provisions of Contract Act 1872 advise whether Mrs. लाली will succeed। क्या ये लाली साहिबा जीतेंगी? हारेंगी भाई हारेंगी, मिसेस लाली हारेंगी। जीतेगा भाई जीतेगा, मिस्टर रमेश जीतेगा। यह है सच, यही सच है। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, इसलिए कि कानून की किताब में ही हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक अग्रीमेंट में कुछ नहीं होता। जवाब दिखाऊं इसका? ये देखिए आप जवाब, ये रहा सोल्यूशन। पढ़ के सुनाता हूं मैं, आप भी पूरा पढ़िएगा। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू द पार्ट ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन देम। आगे पढ़िए। सोशल और डोमेस्टिक टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इन टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। यही पढ़ा था हमने, आप भूल गए। क्लास की शुरुआत में नहीं, चैप्टर की शुरुआत में मैं बता रहा हूं। यहां पर आपने बताया कंक्लूजन। इन द गिवन क्वेश्चन मिस्टर रमेश promised to pay 50,000 to his wife so that she can spend the same on her birthday. However,
Subsequently, Mr. Ramesh failed to fulfill the promise for which Mrs. Lali wants to sue Mr. Ramesh. आप जानते हैं इतने लाइनों में तो वही कहानी रिपीट हो रही है। बच्चे कहते हैं कैसे लिखें समझ नहीं आता, कैसे प्रस्तुत करें अपना प्रश्न का उत्तर समझ नहीं आता। अरे मैं बताता हूं ना आपको कैसे प्रस्तुत करना। ये जो आंसर आप देख रहे हैं मेरा लिखा हुआ नहीं है। जी हां, सही सुना आपने, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। सीए इंस्टीट्यूट ने अपनी किताबों में जो आंसर छापे हैं ये वो हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी एग्जाम में आप कैसे लिख सकते हैं आंसर। Here in the given circumstance, wife will not be able to recover the amount as क्यों? It was a social agreement and the parties did not intend to create any legal relations. समझ आई साहब बात? बिल्कुल क्लियर। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर मैं एग्जाम में लिखता इस सवाल का जवाब तो कैसे लिखता। समझ गए आप? कोई प्रश्न का उत्तर लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता दोस्तों। अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से आंसर लिख सकते हैं। आपका अगर उत्तर सही है तो तरीका कोई भी हो नंबर मिलेंगे, बट मैं आपको एक तरीका बताना चाहता हूं जिससे आप आसानी से आंसर लिख पाएंगे और ज्यादा नंबर ला पाएंगे। तो आइए अपने खजाने से निकाल कर एक अंदाज समझते हैं कि हाउ टू राइट आंसर्स ऑफ लॉ इन द पेपर। देखिए, जब भी क्वेश्चन कहानी वाला आए, जो आप ये वाला कहानी वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे आपने कहानी वाला क्वेश्चन अभी देखा जिसमें रमेश और लाली की कहानी थी, ऐसे प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप अपने आंसर को 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले आप अपने एग्जाम में आंसर में 3 हेडिंग डालेंगे। पहला रेफरेंस। सर एग्जाम में भी शब्द लिखना है रेफरेंस? हाँ बिल्कुल भाई। आपने लिखा आंसर नंबर 2, लिखना शुरू करा रेफरेंस। रेफरेंस में आप ये बताएंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया ये किस चैप्टर से लिया गया है। प्रेजेंट प्रॉब्लम has been taken. Present problem has been taken from the concept of. Present problem has been taken from the concept of. क्या टॉपिक था याद करके बताइए। Intention to create legal relations. सर ये कैसे समझ आएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन है? पहली बात तो ऐसा सवाल तुम लोगों को पूछना नहीं चाहिए। तुम मेरी नाम और मेरी बात खराब करोगे, बताओ पेपर में हद हो गई यार। जब तुम प्रश्न की कहानी सुनोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ना किस बात के ऊपर सवाल है। बस वही बात का नाम यहां लिख देना। इसी बात पे तो सवाल था कि वो सोशल एग्रीमेंट है। वहां पर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस नहीं था, वही टॉपिक लिख दिया हमने यहां पर। अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अच्छे से समझना। प्रेजेंट प्रॉब्लम, ये जो लाइन है ना प्रेजेंट प्रॉब्लम वाली, ये फिक्स है। हर क्वेश्चन में जो कहानी वाला है यही लाइन चिपकानी है। सर एक जैसी? हाँ एक जैसी। तो क्या बदलेगा? अरे ये रेड वाले शब्द बदल जाएंगे ना दोस्तों। हर क्वेश्चन, मान लो कॉन्ट्रैक्ट से 5 क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, पांचों के पांचों क्वेश्चन कहानी वाले हैं, तो उन पांचों के पांचों सवालों में जो पहला पैराग्राफ है वो सेम रहेगा। प्रेजेंट प्रॉब्लम हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। ये जो डैश वाले शब्द हैं ये हर उत्तर के साथ बदल जाएंगे, क्योंकि हर सवाल किसी न किसी अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। हर सवाल किसी न किसी बात के ऊपर होगा, तो वो जिस भी बात के ऊपर होगा वो बात यहां लिख देंगे। समझ आई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई ना बात? जिसके भी ऊपर लिखे, जो भी टॉपिक होगा उसके ऊपर लिख देंगे। अब आइए आगे देखते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविजन, दूसरी हेडिंग है स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन होता है जानते हैं आप ये क्या है? ये वो रूल है जिसके वजह से आप फैसला सुनाते हो। आप पहले फैसला बताओ क्या था? फैसला था कि मिसेस लाली जीतेंगी या नहीं जीतेंगी। फैसला था कि नहीं जीतेंगी। क्यों 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 क्यों?
Why are you saying this? How can you say कि लाली साहिबा नहीं जीतेंगी? क्योंकि उनके द्वारा बनाया गया प्रॉमिस एक सोशल एग्रीमेंट था, और सोशल एग्रीमेंट अदालत की नजरों में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ये जो क्योंकि के बाद वाली कहानी थी ना, वो यहां लिखनी है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन का मतलब होता है हिंदी में वैधानिक प्रावधान। किस रूल की वजह से आप ऐसा कहते हो, किस रूल की वजह से आप कह रहे हो कि लाली नहीं जीतेगी? वो रूल, वो रीजन, वो पीछे का बैकग्राउंड आपको यहां छापना है। आइए लिखते हैं, छोटे छोटे अलग अलग बुलेट बनाइएगा। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। There must be an intention to create legal relations. Domestic and social agreements are not enforceable. Right? ये आपने लॉजिक्स लिखे, वो रीजंस लिखे, वो बातें लिखे जिनकी वजह से आप फैसला सुना रहे हैं। और अब प्रश्न का आखिरी हिस्सा, मतलब प्रश्न के उत्तर का आखिरी हिस्सा, कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखने के लिए मैं आपको बताऊं कि आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कंक्लूजन में कि सवाल का आखिरी लाइन क्या था। सवाल की आखिरी लाइन क्या थी? एडवाइज करिए वेदर मिसेस लाली विल सक्सीड। तो कंक्लूजन में सिर्फ एक लाइन में आप फाइनल कंक्लूजन, एक लाइन में जज बनकर फैसला सुनाइएगा। सवाल क्या था? क्या लाली जीतेगी? तो जवाब क्या होना चाहिए? लाली नहीं जीतेगी। राइट? आइए लिखें कंक्लूजन। इन दिस केस कॉमा मिसेस लाली विल नॉट सक्सीड। आप पूछोगे क्यों? तो ये ऊपर लिख चुके ना हम स्टैट्यूटरी प्रोविजन में। भाई ये मिनिमम है, आप इसके आगे कुछ लिखोगे आपका दिल, बाकी जरूरत नहीं है। सच बताऊं आपको, आराम से मैं देखो फ्रेम से हट गया, पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी भाई की, आप इसको नोट कर लो, पॉज करके पूरा का पूरा कॉपी कर लो। अब 1 सेकेंड कर लिया होगा पॉज आपने, तो लिख लेना, ठीक है? नहीं करा होगा तो मेरी बात सुनो 1 मिनट। ये भी आंसर है, ये बुकिश आंसर लग रहा है, इसको देखकर वो आकर्षण नहीं हो रहा। आपको एग्जामिनर की आंखें अपने आंसर की तरफ खींचनी है। सही हो तो, गलत हो तो मत खींचना। आपने जो आंसर लिखा है डियर, उस पे हमें नंबर चाहिए। हम चाहते हैं कि एग्जामिनर हमारे आंसर को पढ़े, तो हम इस प्रकार की डिजाइनिंग करेंगे आंसर की कि वो देखे। डिजाइनिंग का मतलब अलग अलग रंग नहीं होता। डिजाइनिंग का मतलब होता है इतनी सही तरीके से स्ट्रक्चर वे में आंसर लिखेंगे कि वो देख के फ्लैट हो जाए। 5 में से 6 नंबर दे दे हमें। 5 में से 6 का मतलब होता है 5 में से 5, और 1 आके कहीं कुछ गड़बड़ होगा तो 1 नंबर का ग्रेस दे देगा वो हमें। समझ गए आप? वैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये क्वेश्चन 3 नंबर का था। 3 नंबर का ये सवाल था, आपने देखा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए 3 हेडिंग बनाई है, ऐसा नहीं है। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का होता तब भी मैं ऐसी हेडिंग बनाता। रेफरेंस में क्या लिखना है? टॉपिक का नाम और चैप्टर का नाम। स्टैट्यूटरी प्रोविजन में क्या लिखना है? वो रूल जिसके आधार पर फैसला सुनाया जा रहा है। और कंक्लूजन में लिखना है वो एक लाइन जज बनने के बाद जो आप फैसला सुनाएंगे। राइट? आइए देखें, नवंबर 2018 में एक और क्वेश्चन है। आइए देखते हैं वो क्या क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप, 3 नंबर का एक और सवाल है, और ये सवाल सुनते ही आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आएगी ना, प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। सवाल पढ़ने के बाद आप जहां भी बैठे और खड़े हैं वहीं उछल पड़ेंगे, आप देखिएगा। सवाल पढ़ने के बाद आपको लगेगा ये सवाल, ओहो कुछ और पूछता एग्जामिनर तो बात थी। लेट अस सी के 2018 की नवंबर में क्या सवाल आया। आ शॉपकीपर डिस्प्ले कर रहा है अपनी दुकान पर एक ड्रेस। समझे आप? शोरूम की घड़ी याद आई? In the showroom and a price tag of 2000 was attached to the dress. मिस लवली मैडम पहुंच गई। उन्होंने देखा वो टैग और कैश काउंटर की तरफ दौड़ी। रश्ड टू द कैश काउंटर।
रश्ड टू द कैश काउंटर लिखा है। देन शी आस्क्ड, फिर उन्होंने पूछा शॉपकीपर को कि मुझसे पैसे ले ले और मेरी ड्रेस पैक कर दे, है ना, यही हुआ था ना घड़ी वाले सवाल में, याद करिए आप। द शॉपकीपर रिफ्यूज टू हैंड ओवर द ड्रेस। ओ हो टीली ली ली ली, दुकानदार ने वो ड्रेस देने से मना कर दिया। वो कह रहा लवली मैडम ड्रेस नहीं बेचूंगा आपको, कुछ भी कर लो, 4,000 का 40,000 दो, मैं नहीं बेचूंगा आपको। इन कंसिडरेशन ऑफ प्राइस स्टेटेड इन द प्राइस टैग अटैच्ड टू द ड्रेस, मिस लवली आपसे सलाह चाहती हैं वेदर शी कैन स्यू द शॉपकीपर, क्या वो दुकानदार पर केस कर सकती हैं। कहना नहीं 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 नहीं, ये जो मिस लवली है इन्होंने लॉ की क्लास नहीं ली ना मेरी। आप लोगों के साथ बैठकर क्लास ले लेती मिस लवली तो इन्हें पता चल जाता कि हम तो ये कहानी 2 बार सुन चुके हैं। अब आप सोचिए कि 3 नंबर में चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाउंडेशन में ये सवाल आ चुका है और इसका जवाब ये देखिए आप, हल्का सा पहले फ्रेम को ठीक कर दें, ये देखिए, ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। याद है, डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल्स दुकान के अंदर केवल क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर, और मिस लवली केस नहीं कर सकती। शॉपकीपर डज नॉट एक्सेप्ट, द इंटरेस्टेड बायर कैन नॉट कंपेल हिम टू सेल, जबरदस्ती बेचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। जो मैंने अंडरलाइन करा सिर्फ उतना पढ़ लीजिए, बाकी तो आप अपनी नोटबुक से पढ़ते रहिएगा। कहानी तो वही है ना जो बार बार हम सुनते आए। अब आप देख लीजिए, एक तो ये उत्तर देख लीजिए, और अगर यही उत्तर उस अंदाज में लिखना होता, रेफरेंस, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, कंक्लूजन, वैसे लिखना होता तो कैसे लिखते, आइए मैं लिख के दिखाता हूं आपको। वही खेल खेलना है जो अभी सुना था, रेफरेंस दोबारा लिखूंगा मैं, आप भी दोबारा लिखेंगे, साथ साथ लिखेंगे और समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है। अब देखो दोबारा लिख रहे हो, दोबारा सुनहरा मौका मिल रहा है तुम्हें समझने के लिए, ठीक है। चलो, प्रेजेंट प्रॉब्लम हैज बीन टेकन फ्रॉम, देखा आपने लाइन सेम है, वही लाइन है जो पहले थी, हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। देखा आपने, प्रेजेंट प्रॉब्लम हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर वर्सेस इन्विटेशन टू ऑफर। जो रेड कलर से लिखा है मैंने, वो शब्द हैं जो हर उत्तर में बदल जाएंगे, क्योंकि हर उत्तर में कॉन्सेप्ट का नाम बदल जाएगा, है ना। चलो, दूसरी हेडिंग याद है क्या थी, स्टैट्यूटरी प्रोविजन के अंदर वो लॉजिक लिखना है आपको, जिस लॉजिक की वजह से आप बता रहे हो कि मिस लवली जो है वो नहीं जीतेंगी या केस नहीं कर सकती। पॉइंट 1 या बुलेट भी बना सकते हो आप, डिस्प्ले ऑफ आर्टिकल्स इन अ शॉप with or without price tag, with or without price tag, प्राइस के साथ या प्राइस के बिना, with or without price tag is only an invitation to offer. Full stop. Point 2, it does not create any liability. It does not create any liability on seller to sell under compulsion. कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि बेचना ही पड़ेगा। To sell under compulsion, compulsion शब्द कंपल्सरी से जुड़ा हुआ है। It does not create any liability on seller, ये seller है, on seller to sell under compulsion, जबरदस्ती बेचने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
पूरी हो गई बात, हमारा लॉजिक, स्टैट्यूटरी प्रोविजन। और कंक्लूजन क्या है बताइए? कंक्लूजन क्वेश्चन की आखिरी लाइन के हिसाब से होना चाहिए। ये लिख लिया ना आपने? 1 मिनट क्वेश्चन दिखाऊं? क्वेश्चन ये था, वेदर शी कैन स्यू द शॉपकीपर, तो आंसर इसी लाइन से बनेगा, शी कैन नॉट स्यू द शॉपकीपर। सो इजी। इन दिस केस Miss Lovely cannot sue the shopkeeper. In this case, Miss Lovely cannot sue the shopkeeper. वो शॉपकीपर पर केस नहीं कर सकती। ये है बड़ा क्लियर सा खेल, इस कॉपी कर लीजिए आप। कितने आसान प्रश्न एग्जाम में आते हैं, और दोस्तों आसान नहीं होंगे तो हम दोनों मिलकर उसे आसान बना लेंगे। दो मतलब मैं और आप सिर्फ भरोसा रखिए, आप सिर्फ सही समय का इंतजार करिए। धीरे 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 चैप्टर बढ़ता चला जाएगा, कोर्स पूरा होता चला जाएगा और हमें सब कुछ आता चला जाएगा। अगला सवाल देखिए, नवंबर 2020, वाह भाई वाह, बल्ले बल्ले। सर 2019 के सवाल नहीं बताया आपने। अरे तो नहीं आया ना ऑफर और एक्सेप्टेंस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे सवाल। देखिए 2020 की नवंबर में क्या क्वेश्चन आया, बड़ा डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बड़ा सीधा सीधा सा प्यारा सा मासूम सा सवाल है। और ऐसा ये बता दूं कि ये जो पिक्चर है, ये जो फोटो है आप देख रहे हैं, इसमें 2 सवाल हैं। ये वाला कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन नहीं है, वो तो मैंने स्क्रीनशॉट लेते समय दोनों क्वेश्चन आपको दिखा दिए कि आपको भरोसा हो जाए कि वहीं ओरिजिनल पेपर से फोटो खींची गई है। ये वाला हमें पढ़ना है, 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। आप सोचिए नवंबर 2020 में जो एग्जाम हुआ उसमें 7 नंबर का कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन है। डिफाइन द टर्म एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं वो डिफाइन करिए अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बस इतनी सी बात नहीं, और भी है। एक्सप्लेन द लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड एक्सेप्टेंस। याद आया? याद करो वो मासूम पल जब हम समझ रहे थे कि रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस क्या है। आपको याद दिलाऊं, ये केस लॉ करने से पहले हम रूल्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ही तो कर रहे थे। इनका आंसर पता है मैंने क्या लिख रखा है? एज डिस्कस्ड इन क्लास। करा तो था हमने क्लास में डिस्कस। दोस्तों ये वाला सवाल हो या कोई भी सवाल, क्लास में ऐसा कभी नहीं होगा कि हम कभी डिस्कस ना करें। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो हमने क्लास में न देखा हो। आज की क्लास के एजेंडा का सारा सामान पूरा हो चुका। आज की क्लास हम यहां रोकनी होगी। समय और विषय दोनों पूरे हो चुके। जब हम अगली मुलाकात में मिलेंगे तो हम अगले टॉपिक के साथ चलेंगे और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, मिलकर आगे बढ़ेंगे। आप याद रखिएगा कि मैं आपके डाउट्स बताने के लिए हमेशा तत्पर हूं। जब भी आपको कोई सवाल, कोई शक, शुबा, दिक्कत, शिकायत हो, मुझ तक अपनी बात पहुंचा दीजिए। डाउट पूछने के लिए नंबर और सारे तरीके आपको बताए गए होंगे जब आप तक वीडियो पहुंची होगी। मेरी किताब और जो नोट्स आप बनाते हैं उनको पढ़ते रहिए, कहीं और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं हमेशा आपको कहूंगा कि जब हम साथ साथ हैं तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? पहले तो आगे बढ़ने के पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो कंटेंट आप देख रहे हैं हमारे चैनल पे, इस कंटेंट को आप बाकी जितने भी आपके फ्रेंड्स से दोस्त हैं उनके बीच में आप फैलाएं। बहुत मेहनत होती है मेरी और मेरी टीम की एक एक कंटेंट को डिजाइन करने के लिए। आपके लिए, हमारे सीए बच्चों के लिए आपका हर एक चैप्टर का 1 शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन, मैराथन, आपके जितने भी कंटेंट है उसके ऊपर में काम करना, हमारी पेड क्लासेज के अंदर में एक एक कंटेंट के ऊपर में वर्क करना, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। और एक ही अल्टीमेट टारगेट होता है कि हमारे बच्चे यानी कि आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करें, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री। मेरे बच्चों, पहले मैं और मेरी पूरी टीम दिल्ली के एक एरिया में हम लोग इसको सीए की क्लासेस प्रोवाइड किया करते थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि क्यों ना अपनी क्वालिटी एजुकेशन को पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाया जाए एट वेरी रिजनेबल कॉस्ट। रिपीट कर रहा हूं, वेरी रिजनेबल कॉस्ट। बिलीव कीजिए, हमने इस सक्सेस को बहुत हद तक पाया है मेरे बच्चे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में हजारों बच्चे जो सीए कोर्स को ऑप्ट किए हुए वो हमारे साथ स्टडी कर रहे हैं और बहुत हद तक अपने आप को आगे बढ़ाए हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, कुछ रिव्यू पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास सीए बच्चों के आए हैं हमारी क्लासेज को लेकर। मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं, आप प्लीज एक बार उसको देखें। Hello everyone, this is Pari Maheshwari and I'm a CA Foundation student. Hello, my name is Vanshika and I'm doing CA Intermediate right now. Hello friends, myself Prashant Dikshit. I took coaching from COC Education. मैंने संतोष कुमार सर की क्लासेस ली थी सीए इंटर ग्रुप 1 का। I took my accounts tuition from Santosh sir. सर तो अकाउंट्स के लेजेंड, सबको पता है, वो तुम यूट्यूब में देख सकते हो। Thanks to Rahul Bhutani sir, he's my maths teacher and maths is very difficult but now I don't think like that. इकोनॉमिक्स विनीत सर पढ़ाते हैं जो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को काफ़ी इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं। I take my business law classes from CA Raghav Goyal sir. He is just amazing. All the teachers clear our concept very nicely and they guide us in each and every step. मंडे टू सैटरडे आपका डाउट सेशन होता है जिसमें आप व्हाट्सएप पर कॉलिंग के थ्रू आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और टीचर्स अवेलेबल होते हैं जो कि आपके डाउट्स को पर्सनली सॉल्व करते हैं। The most important thing about COC is that COC provides us very easy books to study. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good marks. Thank you. थैंक्स टू COC जिन्होंने मेरी जर्नी को काफ़ी आसान बना दिया है। Thank you. Thank you so much. एंड वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सभी अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। ऑल द बेस्ट बच्चे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू जी, थैंक यू।